सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा जो आज की वीडियो है ये कक्षा 7 के जल चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो ये वीडियोस देखने से पहले आप जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देख ले, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। और ये वीडियो कक्षा 7 के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ ही जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी आएगी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने जल चक्कर, लवणता और जल निकायों का वितरण, ये सभी चीज़ें डिटेल में आपको समझाई थी। इस वीडियो में महासागर परिसंचरण, इसके अंतर्गत तरंगे, ज्वार भाटा और महासागर धारा, ये इस वाली वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे या मैं आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे, मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। देखो बेटा, आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो ताल एवं झील वगैरह होती हैं, उनका जो पानी होता है वो शांत होता है। जब उसमें कोई बच्चा कंकर पत्थर फेंकता है तो उसमें तरंगे बनती हैं, जबकि इसके विपरीत जो महासागर का जल होता है वो हमेशा गतिमान रहता है और वो शांत नहीं रहता कभी भी। जो महासागर के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती है उसको हम तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराओं में विभाजित करके चर्चा करेंगे। तरंगों को ही बेटा लहरें भी कहा जाता है। इनका निर्माण कैसे होता है? जब समुद्री सतह पर पवन चलती है, हवा चलती है, तब तरंगे उत्पन्न होती है और जितनी तेज हवा होगी उतनी ही बड़ी लहर बनती है। अगर बेटा आपकी अभी समझ में ना आया हो तो आप ऐसा करो, एक कटोरी या बाल्टी में पानी हो तो उसमें अपने मुंह से फूंक मारो और उसमें आप देखोगे कि छोटी छोटी तरंगे बन रही है। वैसे ही समुंदर काफ़ी बड़ा होता है तो वहाँ पे तरंगे बड़ी बनती है। ये आप घर पर करके देख सकते हो। और जैसे बेटा ज़मीन पर तेज़ हवा चलती है, तूफ़ान आता है, वैसे ही तूफ़ान अगर समुंदर में आता है तो जो तरंगे बनती है वो बहुत बड़ी बनती हैं और इससे अत्यधिक विनाश होता है तटीय क्षेत्रों पर। और बेटा समुंदर के नीचे भी ज़मीन ही होती है। समुंदर के अंदर भी जैसे पृथ्वी पर पहाड़, पठार, मैदान होते हैं, वैसे ये सारी चीज़ें समुंदर के अंदर भी होती है, पानी के अंदर, जो ऊपर हमें दिखाई नहीं देती है। देखो जैसे इस चित्र में दिखाया जा रहा है, ये समुंदर के पानी के अंदर ही पहाड़ और कुछ पठार दिखाए गए हैं। और जैसे पृथ्वी के ऊपर भूकंप, ज्वालामुखी आते हैं या भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन क्या होता है? मिट्टी खिसक जाती है, उसको भूस्खलन कहा जाता है। जब ये बड़ी मात्रा में होता है तो जो समुंदर के अंदर का पानी है वो भी खिसक जाता है, स्थानांतरित होकर वो आगे तटों पर आगे की तरफ खिसक जाता है। इससे क्या होता है कि तटों पर बड़ी तबाही आती है। ये जो तरंगे होती है ये तटों पर ज़्यादा नुकसान करती है और जब ये भयानक रूप धारण कर लेती है ये लहरें, तो इन्हें ही सुनामी कहा जाता है। जो सुनामी तरंगे हैं इनको पोताश्रय तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये पोताश्रय होते हैं, तट होते हैं, तटों पर जहाँ जाके रुकते हैं पानी के, और उनको ही पोत कहा जाता है। जहाँ पे वे आके रुकते हैं तो उनको वे नष्ट कर देती हैं। और जो सुनामी शब्द जापानी शब्द है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का एक शब्द है। जो सुनामी है ये जापान में बहुत ज़्यादा आती है। ये भारत में भी 2004 में आई थी। जो सुनामी है बेटा आप उसको ऐसे याद करोगे, भूकंप का केंद्र और अभिकेंद्र जब दोनों समुंदर के अंदर हो तो
उससे उत्पन्न तरंगों या लहरों को सुनामी कहते हैं। देखो बेटा, इसमें दो शब्द आए हैं, केंद्र और अभिकेंद्र। केंद्र क्या होता है? जहाँ पे ज़मीन के अंदर भूकंप का जो मेन पॉइंट होता है, जहाँ ज़मीन के अंदर हलचल होती है, वो केंद्र कहलाता है। और जिस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है उस भूकंप का, वो अभिकेंद्र होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी। हिंद महासागर में सुनामी। ये बेटा 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में जो सुनामी लहरों ने कहर ढाया था, ये तटीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा इन्होंने जो विनाश किया था, और यह भूकंप का परिणाम था। यह जो भूकंप आया था उसका जो मुख्य केंद्र था वो सुमात्रा जो देश है उसके पश्चिम सीमा के पास था। देखो बेटा, इस चित्र में तुम्हें सुमात्रा, ये पहले तो सुमात्रा कोई देश नहीं है, ये इंडोनेशिया देश का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका केंद्र था सुमात्रा के पश्चिम में, और यहाँ से ये लहरें उठते 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 दूर तक पहुँचती है और हमारे भारत के पूर्वी हिस्से को भी काफ़ी प्रभावित करती है। और इसमें तुम्हें दिखाई भी दे रही होंगी जो ये लहरें बन रही है, इन्हें ही सुनामी कहा जाता है। जब लहरें अब बहुत बड़े स्तर पे होती है और बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है, तब उन्हें सुनामी कहा जाता है। जो सामान्य लहरें होती है उनको सुनामी नहीं कहा जाता। अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे थी जो वो प्रत्येक घंटे के हिसाब से 700 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। 2004 के सुनामी से भारत के जो तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था। देखो बेटा, जो अंडमान निकोबार है हमारा द्वीप समूह, उसमें निकोबार के सबसे दक्षिण क्षेत्र था, ये एक गांव था इंदिरा पॉइंट, या कहो कि एक जगह का नाम था इंदिरा पॉइंट। सुनामी में 2004 की सुनामी में वहाँ पर पानी आ गया था, और उसके बाद ये जो एरिया है ये पानी में ही डूबा हुआ है। 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें लगभग 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें, और 1 लाख से अधिक जो घर थे वो प्रभावित हुए थे, क्योंकि उन क्षेत्रों में पानी भर गया था और पानी के साथ ही वो घर भी बह गए थे। भारत में जो मुख्य इसका प्रभाव पड़ा था वो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जो भूकंप है बेटा उसका पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है, पर जो सुनामी है उसका लगभग 3 घंटे पहले संकेत मिल सकते हैं। जो प्रशांत महासागर है उसमें ये ऐसी प्रणाली या टेक्निक लागू की गई है कि वहाँ पे जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको 3 घंटे पहले सूचना दे दी जाती है कि सुनामी आ सकती है या आएगी। पर जो हिंद महासागर है यहाँ पे ये अभी टेक्निक नहीं है हमारे, इसमें ऐसी प्रणाली लागू नहीं की गई है, क्योंकि प्रशांत महासागर में हिंद महासागर की तुलना में बहुत ज़्यादा सुनामी आती है। हिंद महासागर में तो कभी कभार ही ऐसा होता है, और 2004 की जो सुनामी है वो अब तक की हिंद महासागर की सबसे बड़ी सुनामी रही है। जैसे जापान में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप और सुनामी वगैरह आती रहती है, तो वहाँ पे जो उन्होंने इतनी तकनीक अपनी बना ली है और उसको लागू भी कर लिया है, एक तरह से अपना लिया है कि वहाँ पे जो भूकंप वगैरह आते हैं तो उनकी बिल्डिंगें गिरती नहीं हैं। और जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे दिल्ली वगैरह में आ जाए भूकंप तो क्या होगा, बिल्डिंगें गिर जाएंगी। देखो जो 2004 में सुनामी आई थी उसकी जो
रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता थी वो 9 पॉइंट थी। अच्छा, ये भारत में इतना विनाश क्यों हुआ बेटा? क्योंकि इससे पहले एक तो भारत के लोगों को सुनामी का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था, और जब सुनामी आने से पहले जो पानी होता है समुद्र का वो तटों से पीछे जाने लगता है और फिर एकदम से विनाशकारी लहरें उठने लगती है। तो बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे थे, अचंभे में पड़ गए थे कि ये क्या हो रहा है। तो जो तटीय क्षेत्रों के लोग थे उसमें से बहुत सारे समुद्र के किनारे जाके तटों पर देखने लगे कि समुद्र में ये हो क्या रहा है आखिर। और जब एकदम से बहुत विनाशकारी सुनामी लहरें आई तो वो दर्शक वहीं पर पानी के साथ बह गए। इससे भी बहुत सारे जो वहाँ पे दर्शक बने हुए थे व्यक्ति, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनको हार्बर लहरें भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तटीय लहरें। ज्वार भाटा, ये भी बेटा समुद्र के अंदर ही होने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि दिन में 2 बार नियम से महासागर जो जल होता है वो ऊपर उठता है एवं गिरता है। इसको ही ज्वार भाटा कहते हैं। अब इसको अलग अलग भी देख लेते हैं। ज्वार क्या होती है? ज्वार होता है कि जब समुद्र का पानी लयबद्ध तरीके से ऊपर उठता है, समुद्र के पानी में जब वृद्धि होती है ऊपर की तरफ, तो उसको ज्वार कहा जाता है। और भाटा एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लयबद्ध गिरावट को भाटा कहा जाता है। जो नीचे की तरफ समुद्र का पानी आता है उसको भाटा कहा जाता है। देखो बेटा, ये आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वैसे ही चंद्रमा वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसे ही परिक्रमा करते हुए जब ये प्रक्रिया करने के दौरान जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब बड़े ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो बड़े ज्वार भाटे आते हैं, मतलब पानी काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। और जब ये एक सीध में नहीं होते हैं, देखो जब इनकी स्थिति ऐसे होती है, ये सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा यहाँ पे है, साइड में है चंद्रमा, तो इस समय पर जो ज्वार भाटा आएगा वो लघु आता है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इस साइड से जो पानी को सूर्य का गुरुत्वाकर्षण आकर्षित कर रहा है और यहाँ पे चंद्रमा का कर रहा है, तो पानी की को इस तरफ भी खिंचाव है और इस तरफ भी खिंचाव है। इस कारण जो ज्वार भाटा आता है वो बहुत बड़े नहीं आते हैं। और जबकि यहाँ पे ये सारे एक सीध में ही है, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो इस साइड हो रहा है और इस साइड है, तो यहाँ पर भी जब ज्वार आएगा तो उसी समय पर इस साइड भी ज्वार आएगा। देखो, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को ही वृत्त ज्वार कहते हैं। लेकिन चांद अपने प्रथम एवं ये मैंने आपको समझा दिया है पहले। देखो बेटा, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है इसके कुछ फायदे भी होते हैं। जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जब ज्वार आता है तो क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ आता है तो उसमें जो नौ संचालन में सहायक होता है, जो नाव होती है वो आराम से किनारों पर आ जाती है।
ये जहाज को बंदरगाह तक वो ये सेम बात है। जैसे नाव को हेल्प मिलती है किनारों तक आने में, ऐसे ही जहाज़ों को भी, पानी के जहाज़ों को भी बंदरगाह तक आने में सहायता मिलती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ होती हैं, वो तट के निकट आ जाती है, जिससे क्या होता है कि मछुआरे को बिना किसी कठिनाई के, मतलब उनको समुद्र के ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता और किनारों पर ही काफ़ी मछलियाँ मिल जाती है। और कुछ स्थानों पर तो जो ज्वार भाटे में पानी का उतार चढ़ाव होता है, उससे जो बिजली बनाने के लिए भी इसकी सहायता ली जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महासागर धारा। अब ये कैसी धाराएं होती है मैं ये आपको बताती हूँ। देखो बेटा, पृथ्वी की स्थिति से सभी बच्चे परिचित है। यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के आसपास ही सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण क्या है कि जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होती है। तो इसका मतलब यहाँ से जो धाराएं चलेंगी इधर की तरफ, विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ या फिर विषुववृत्त रेखा से दक्षिण ध्रुव की तरफ जो भी धाराएं चलेंगी वो कैसी होंगी, यहाँ पे गर्मी है तो ये धाराएं गर्म होंगी। यहाँ से जो भी धाराएं चलेंगी वो सब गर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे जो पानी होगा वो भी गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ठंड है, उत्तरी ध्रुव के यहाँ पे क्या है, ठंड है, तो यहाँ से जो धाराएं भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी वो ठंडी धाराएं होंगी। ऐसे ही दक्षिण ध्रुव से जो धाराएं भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी वो धाराएं ठंडी होंगी। तो आपको इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो धाराएं चलेंगी वो ठंडी हो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो धाराएं चलेंगी बेटा वो गर्म होंगी, और ध्रुवों से, चाहे उत्तरी ध्रुव से हो या दक्षिण ध्रुव से हो, जो भूमध्य रेखा की तरफ जो धाराएं चलेंगी वो ठंडी होंगी। देखो, अब इस मानचित्र को देखोगे तुम तो आपकी मतलब समझ में आएगा। अगर एकदम से इसको देखते तो आपकी समझ में नहीं आता। इसमें दो तरह की धाराएं दिखाई गई है, शीत धारा और कोषण धारा। कोषण धारा यहाँ पे गर्म धारा ही है। जो इसमें लाल रंग की आपको दिखाई दे रही है ये गर्म धारा है, और जो नीले रंग की है ये ठंडी धारा है। ये धाराएं बेटा जिस जिस क्षेत्र से होके गुजरती है उसको प्रभावित करती हुई जाती है। जहाँ से ठंडी जल धाराएं जाती है उन क्षेत्रों को ठंडा कर देती है, और जहाँ से गर्म जल धाराएं गुजरती है उनको, उस क्षेत्र को ये गर्म कर देती है। और जहाँ पर ये दोनों जल धाराएं आपस में मिलती हैं वो मछली पालन के लिए सर्वोत्तम होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, कुछ उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटों पर दोनों ही तरह की जलधाराएं आ रही हैं, तो यहाँ पे मछली पालन के लिए ये क्षेत्र सर्वोत्तम होगा। जहाँ पे ये जलधाराएं आपस में मिलती है बेटा वहाँ पर कोहरा हो जाता है, जिसके कारण जो नाव चलाने वाले हैं नौ संचालन में बाधा भी आती है, उनको परेशानी होती है, क्योंकि साफ साफ उनको दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही बेटा ये हमारा पाठ चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।